अब हम पढ़ने वाले हैं साइक्लोस्पोरिन के बारे में। तो साइक्लोस्पोरिन जो रहता है उसको पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि टी सेल एक्टिवेट कैसे होता है। और अगर से पहले तो जैसे ये टी सेल है, तो टी सेल में जो रिसेप्टर होता है टी सेल रिसेप्टर, उस पर एंटीजन आकर के बाइंड करता है। तो जब ये एंटीजन टी सेल पे बाइंड करता है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो सेल के बाहर कैल्शियम है वो सेल के अंदर एंटर करेंगे। तो जो सेल के बाहर कैल्शियम है वो ये चैनल के थ्रू अंदर एंटर करते हैं। और इससे होगा क्या, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम है सेल के बाहर वो अंदर एंटर करेंगे तो उससे अंदर जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। अब इससे होगा क्या, इससे मेनली क्योंकि ये एंटीजन आया है, ये एंटीजन है और टी सेल को इसको मारना है। तो कैसे मारेगा, उसको इंटरल्यूकिन बनाना होगा। इंटरल्यूकिन बनेगा कैसे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब कैल्शियम जो है अंदर बढ़ गया है, तो फिर इससे क्या होगा कि अंदर जो रहता है एक कॉम्प्लेक्स होता है कैलमेडुलिन। तो ये जो है ये है कैलमेडुलिन। तो कैलमेडुलिन जो रहता है अगर हम बात करें तो वो क्या करता है, कैल्सीन्यूरिन के साथ एक मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये रहता है कैल्सीन्यूरिन। तो कैलमेडुलिन और कैल्सीन्यूरिन आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, कैलमेडुलिन कैल्सीन्यूरिन कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या हो गया, कैल्सीन्यूरिन कॉम्प्लेक्स है और ये कैलमेडुलिन। तो ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स जैसे बना तो ये क्या करता है, एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स, और वो कहाँ रहता है साइटोप्लाज्म में। तो उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट। तो न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स या उसको बोलेंगे NFAT। तो अगर हम क्या बोले NFAT, तो ये रहा NFAT। और NFAT में क्या रहता है, छोटा सा फॉस्फेट बाइंड रहता है। तो ये कैलमेडुलिन जो कॉम्प्लेक्स होता है ये बेसिकली NFAT को ये फॉस्फेट हटाने में मदद करता है। तो ये क्या कराता है, डी फॉस्फोराइलेशन। तो डी फॉस्फोराइलेशन होगा तो उसकी वजह से NFAT जो होगा एक्टिवेट होगा। तो ये डी फॉस्फोराइल, तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि जो कैल्सीन्यूरिन एक्टिवेट हुआ है कैलमेडुलिन से बाइंड करके, तो कैल्सीन्यूरिन क्या होगा, ये एक फॉस्फेटेज एंजाइम हो गया। अब ये फॉस्फेटेज एंजाइम है उसी को कैल्सीन्यूरिन बोलते हैं। तो फिर ये जो NFAT है जिसको हमने NF लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में है NFAT और छोटा c। तो ये जो रहता है अब साइटोप्लाज्म से कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस में। तो ये कहाँ चला गया, ये है न्यूक्लियस। तो अब यहाँ क्या रहेगा, रहेगा DNA। अब रहेगा DNA और बनना क्या है, उससे जाके ये बाइंड करेगा। तो NFAT जो है यहाँ पे जाके बाइंड कर गया। तो इससे क्या बनेगा, इससे जो बनेगा साइटोकाइंस रिलीज होंगे, क्योंकि वो एंटीजन को मारने के लिए क्या चाहिए, साइटोकाइंस। तो अब इससे जो है साइटोकाइंस निकलेंगे और इंटरल्यूकिन निकलेगा। तो कौन कौन सा निकलता है, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 4 और TNF अल्फा। तो ये सब इंटरल्यूकिन निकलते हैं। ये सारा प्रोसीजर होता है। अब ये इस तरीके से बोलेंगे इसको कि टी सेल एक्टिवेट हो गया, एंटीजन आया। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है एक मेडिसिन बनाई और वो मेडिसिन जो है उसको क्या बोलेंगे, वो मेडिसिन जो है साइक्लोस्पोरिन है। अब साइक्लोस्पोरिन क्या करता है कि ये जो है सेल के अंदर जाने के बाद साइटोप्लाज्म में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं FK बाइंडिंग प्रोटीन। तो FK बाइंडिंग प्रोटीन जो रहता है, FK बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये रहेगा FK बाइंडिंग प्रोटीन और ये इससे जाके बन जाता है, चिपक जाता है। तो ये रहा इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा FK बाइंडिंग प्रोटीन और ये रहा साइक्लोस्पोरिन। तो अब ये जो साइक्लोस्पोरिन और FK बाइंडिंग प्रोटीन है ये क्या करेंगे, ये जो कैलमेडुलिन है और कैल्सीन्यूरिन है ये जो डी फॉस्फोराइलेट कर रहे थे इस स्टेप को इनहिबिट कर देंगे।
अब इस स्टेप को इनहिबिट करने से क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर फैक्टर था एक्टिवेटेड टी सेल्स का, ये न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी सेल्स का, वो डीफॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा। डीफॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और वो सेल में एंटर नहीं कर पाएगा, और सेल में एंटर नहीं करेगा तो इंटरल्यूकिन नहीं बनेगा। तो इस तरीके से जो रहता है हम साइक्लोस्पोरिन का यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो क्या हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर होता है साइक्लोस्पोरिन, कैल्सीन्यूरिन इनहिबिटर। फिर अगला अगर हम बात करें तो कैल्सीन्यूरिन से क्या हो जाएगा, कैल्सीन्यूरिन अगर इनहिबिट हो जाता है तो टी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाता है, और टी सेल एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि जो इंटरल्यूकिन 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नहीं बन पाता है। तो ये इसका मैकेनिज्म रहता है, इंटरल्यूकिन 2 का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। तो अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसा रहता है, अगर हम बात करें तो वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता है कि इतना परसेंट एब्जॉर्ब होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जो रहता है ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट रहता है, CYP3A4, तो इस पे होता है, ये मेटाबोलाइज करता है। और निकलता कहाँ से है, एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, एक्सक्रीशन जो अगर हम बात करें तो मेनली कहाँ से होगा, बाइल के थ्रू होता है। तो ये जानना जरूरी होता है कि एब्जॉर्प्शन जो है इसका वेरिएबल है, मेटाबॉलिज्म जो है CYP3A4 से हो रहा है, एक्सक्रीशन बाइल से होता है। अब बात करें डोसेस या डोजेस, तो डोसेस या डोजेस की बात करें तो बेसिकली हम लोग इसको 2 to 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से यूज करते हैं। और ये बेसिकली वेरिएबल डोज इसलिए है कि हम लोग इसको या तो ट्रांसप्लांट में यूज करेंगे और बेसिकली प्रोफाइल एक्सिस में यूज कर रहे हैं, या ऑटो इम्यून डिजीज में। तो अगर हम इसलिए इसका डोज जो है वेरी कर रहा है 2 to 5 मिलीग्राम पर केजी। तो अगर हम बात करें अगला जो चीज है वो क्या है कि यूजेस कहाँ कहाँ होती हैं, तो अभी बताया यूजेज जो रहता है इसका हम लोग करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोफाइल एक्सिस। एक तो हम लोग प्रोफाइल एक्सिस में कर रहे हैं कि रिजेक्ट ना हो, तो उसको रोकने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन प्रोफाइल एक्सिस उसके लिए यूज कर रहे हैं। फिर जो दूसरा है उसको हम किस में यूज करेंगे, ऑटो इम्यून कंडीशन में। ऑटो इम्यून कंडीशन जो बेसिकली अगर बात करें तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, पहला हो सकता है सोरियोसिस, और दूसरा जो हो सकता है वो होता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो सोरियोसिस और रूमेटाइड अर्थराइटिस में इसका यूज कर सकते हैं। फिर इंटरेक्शन की बात करें तो हमने अभी पढ़ा कि इसका मेटाबॉलिज्म किससे हो रहा है, इसका मेटाबॉलिज्म CYP3A4 से हो रहा है। तो जो CYP3A4 इनहिबिटर्स होंगे उससे इंटरेक्ट करेंगे, और CYP3A4 इनहिबिटर्स कौन कौन से होते हैं, वो होता है कीटोकोनाजोल और एरिथ्रोमाइसिन। तो इससे ये इंटरेक्ट करती है। जबकि अगर हम बात करें इंड्यूसर कौन सी होती है, तो इंड्यूसर जो है वो है रिफैम्पिसिन। तो रिफैम्पिसिन जो रहता है इंड्यूसर होता है, जबकि कीटोकोनाजोल एरिथ्रोमाइसिन जो रहता है इनहिबिटर होता है। फिर ये जो रहता है एनसेट्स के साथ भी, अगर जो हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं एनसेट्स, तो उनसे भी इंटरेक्ट करता है। और जो नेफ्रोटॉक्सिक, क्योंकि ये खुद भी नेफ्रोटॉक्सिक है, तो अगर कोई और नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट यूज करेंगे जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी बढ़ा देगा। तो अब हम साइड इफेक्ट की अगर बात करें, साइड इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, सबसे मोस्ट कॉमन इसका जो रहेगा वो रहता है ये एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी कराता है। दूसरा, पेशेंट जो रहता है उसको हाइपर टेंशन हो जाएगा, क्योंकि किडनी में अफेक्ट कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तीसरा, लिपिड भी बढ़ जाएगा, हाइपर लिपिडीमिया कॉज कराता है। फिर जो मसूड़े होते हैं वो भी बड़े बड़े हो जाते हैं, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कराता है। और अगला अगर हम बात करें तो पेशेंट को क्या होता है, ट्रेमर कॉज कराएगा। तो ये सब जो रहते हैं साइक्लोस्पोरिन के साइड इफेक्ट है। ट्रेमर कैसे कराएगा, आप साइकिल पे चढ़ते हैं शुरू में तो साइकिल हिलती है, तो उसी तरीके से ट्रेमर होता है। इसको कब यूज नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें
तो अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है, ये एक जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है हर ड्रग के लिए कि अगर उसके अगेंस्ट में हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं यूज करना है। दूसरा, अगर अनकंट्रोल्ड हाइपर टेंशन है तो ऐसे केस में भी हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हाइपर टेंशन कराता है। और तीसरा, मैलिग्नेंसी के केस में यूज नहीं करना होता है क्योंकि वहाँ पे हमें इम्यून सेल्स एक्टिवेटेड चाहिए रहते हैं। तो ये जो रहता है साइक्लोस्पोरिन के बारे में है।